ऑलराइट गाइस, चालू करते हैं। ठीक है, मैराथन आप लोग का, जिसमें अपन बहुत सारे चैप्टर्स आज कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग बिगनिंग वाले चैप्टर्स अपन कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको मिल चुका है। उसके अंदर मैंने चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करा था, बट मैंने डिस्कशन किया था चीजों के बारे में। मतलब इंडिया आजाद हुआ उससे पहले तक की सारी कहानी। तो इंडिया की आजादी से पहले की सारी कहानी मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। पिछली क्लास में अपन डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। आज जो अपन चालू करने वाले हैं वो है कि इंडिया जब आजाद हुआ तब उसकी कंडीशन क्या थी, और जब आजादी मिल रही है उस समय पे, उस सिचुएशन में हम लोग किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है, उसके बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हमारा जो डिस्कशन है वो कहां पे है? हमारा जो डिस्कशन है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हम लोग बस इंडिपेंडेंट होने ही वाले हैं। तो ये उस सिचुएशन में क्या क्या हुआ इंडिया के साथ, क्या क्या इंडिया ने फेस किया, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बोलता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाई। क्या बनाई? कॉलोनी बनाई। ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब हुआ कि एनी एरिया विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज ब्रिटिश कॉलोनी। क्या कहा जाता है उसे? ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है। जिस एरिया को ब्रिटेन ने सेलेक्ट करा, वहां की गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करा और डिसाइड करा कि इस एरिया को अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग एरियाज को अपनी कॉलोनीज में कन्वर्ट किया और वहां से उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन चालू किया। क्या चालू किया? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन चालू किया। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया था। कब चालू हुआ था? ब्रिटिश रूल में। पूरी हमारी जो इंडिया की है, इंडिया के साथ क्या हुआ? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ही तो हुआ था। क्या हुआ था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ही तो हुआ था। ये बोलता है इंडियन इकोनॉमी under the British rule was subjected to colonial exploitation. Definitely, it implied a targeted exploitation of all the sectors of the economy by the British government. It was a targeted exploitation. Targeted exploitation का मतलब बहुत अच्छे तरीके से टारगेट इन्होंने सेट किए थे एक्सप्लॉइट करने का। मतलब इंडिया में एंटर हुए, फ्रेंडशिप करी, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को जानने की कोशिश करी, कहां पे हम कमजोर हैं, कहां पे हम लोग ताकतवर है, उसे जानने की कोशिश करी, कहां से हमारे पास मिनरल्स और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, उसे जानने की कोशिश करी। और फिर क्या किया? फिर उन्होंने टारगेट बना के कि पहले हमें किंग्स को अलग करना है, इकोनॉमी को वीक करना है, एग्रीकल्चर को टारगेट करना है, रेलवेज बनानी है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, यहां से सामान वहां पहुंचवाना है। तो बहुत ही टारगेटेड वे में उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। दिस इज हाउ इट हैपेंड। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले तो क्या हुआ था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहले क्या हुआ? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। क्या हुआ बेटा? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। किसका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का इन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया वो देखते हैं। एग्रीकल्चर को खराब करने के लिए ये लोग लेके आए जमींदारी सिस्टम। कौन सा? जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। कौन सा सिस्टम लेके आए? जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लेके आए। तो एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू किस तरीके से काम करता है, क्या बोलता है, समझना। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू जो उन्होंने चालू किया वो कुछ इस तरीके से चालू हुआ था। देखो, जमींदार जो था, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल ले चुके थे। मतलब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी बन चुकी थी। मतलब पहले ये लोग आए, धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, किंग्स को अपने साथ मिलाना चालू किया, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, किंग्स को आपस में भड़काया, लड़वाया, कमजोर किया, फिर उनको कैप्चर किया। तो इस तरीके से जब उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं कि अब इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर है। Who governs us? Who controls us? These are like Britishers who controls us, governs us. तो ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, पूरा इंडिया उनके अंडर आ गया था। उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग पूरी सोसाइटी को, हर जगह को तो कंट्रोल कर नहीं सकते।
सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारी जगह कंट्रोल कर सके, जैसा काम हम बताए वो कर सके। तो उन लोगों ने क्या किया, जमींदार को पकड़ना चालू किया, जिनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं उसे पकड़ना चालू किया। अब जमींदार क्या करता था, जमींदार ऐसा था कि ठीक है किसान उसके पास आके काम करते हैं, बोलते हैं मेरी जमीन है, तू 50% तू रख, 50% मैं रखूंगा। जमींदार को उन्होंने कह दिया कि भैया 50-50% जो तुम लोग चलाते हो वो अब नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम्हारी जमीन से 30% 40% रेवेन्यू चाहिए। कितना परसेंट, 30% 40% रेवेन्यू चाहिए। बोले सर 30-40% में रेवेन्यू कैसे दूंगा, 50% मैं किसान को देता हूं, 50% मैं रखता हूं, 40% सर आपको दे दूंगा, तो सर मेरी जमीन पे तो मेरे को सिर्फ 10% मिलेगा। बोले नहीं, तू अपनी जमीन पे 10% क्यों लेता है, जमीन किसकी है, तेरी है, वो लोग तेरे नौकर है, उनको क्यों 10% दे, तू क्यों 10% रखेगा, उनको देना 10%। तो जमींदार को उन्होंने क्या करा, एक तरीके से जमींदार को बोला कि जमींदार को बोला कि देख भाई, जमींदार तू है ओनर ऑफ द लैंड। कौन है, ओनर ऑफ द लैंड। तू हमें क्या करेगा, लैंड रेवेन्यू पे करेगा। क्या पे करेगा, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू इज लाइक टैक्सेस। तू हमें टैक्सेस पे करने वाला है, ठीक है। जो जमीन से जो जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है उसका तू हमें क्या करने वाला है, टैक्स पे करने वाला है। तो जमींदार तू हमें टैक्स पे करेगा, तू है ओनर ऑफ द लैंड, और तू एक काम कर, तू कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, तेरे को भी तो एक्सट्रैक्शन करना है, तो तू एक्सट्रैक्ट कर किससे, तू एक्सट्रैक्ट कर टिलर ऑफ द सॉइल से, टिलर्स ऑफ द सॉइल से। टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन होता है, टिलर्स ऑफ द सॉइल होता है एक्चुअल कल्टीवेटर्स, बोले तो फार्मर्स, एक्चुअल कल्टीवेटर्स बोले तो फार्मर्स। तो हुआ टिलर्स ऑफ द सॉइल, टिलर्स ऑफ द सॉइल का मतलब होता है एक्चुअल कल्टीवेटर्स या फार्मर्स। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग फार्मर से जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट करो। इन्होंने क्या किया, फार्मर से एक्सट्रैक्शन चालू कर दिया। फार्मर को बोल दिया कि भाई 20% तू रखेगा, 80% मैं रखूंगा। क्यों 80% मैं रखूंगा, क्योंकि मेरे को सरकार को 40% देना होता है। तो इसके पास कितना रहेगा, कहां 50% कमाता था, कहां से 20% रहेगा, और कम कर दिया। आने वाले टाइम में 10% कर दिया। मतलब फार्मर, टिलर ऑफ द सॉइल इतना ही बचा पाता था जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो सिर्फ खाना पीना कर सके। उसके पास इतना भी नहीं बच पाता था जिससे वो नेक्स्ट जो अपकमिंग सीजन है, जो एग्रीकल्चर का सीजन है, उसके लिए, फार्मिंग के लिए सीड्स भी नहीं बच पाते थे उसके पास। इतना ज्यादा बुरी कंडीशन पे उसको ले आया था वो। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर लाइक, बोले उनके पास भी तो खाने को चाहिए। ब्रिटिशर्स आर लाइक, बोले हम लोग कहां से खाएं, हमारे वहां तो इतना उगता ही नहीं है, और हमारे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो खाने को चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके जो एम्प्लॉइज थे उन्हें खाने पीने की कमी ना आए, इसलिए वो सीधे सीधे क्या ले जाते थे, एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड फूड, जो कल्टीवेशन होता था, जो हार्वेस्ट होता था, वो सारा का सारा ले जाते थे। अब फिर मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 आया था, वर्ल्ड वॉर 2 आया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर खाने को कहां से मिलेगा इनको, इंडिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा था ना, तो खाने का कहां से जा रहा था, यहां से जा रहा था। 50% कर दिया, बोले 50% जो भी बनेगा वो हम लेके जाएंगे। 50% ये लेके जाते हैं, 40% ये रख लेता, तो फार्मर्स के पास क्या ही बचता। That was the situation। इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू कर दिया, जिसके पीछे दो मकसद थे, पैसा कमाना और प्लस उनके पास खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो the following observations were highlighted how the system led to exploitation of Indian farmers या Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर किस तरीके से बर्बाद हुआ वो देखिए। जमींदार्स were declared as owners of the soil। बोला तू है ओनर ऑफ द सॉइल भाई, तेरी जमीन। They have to pay a fixed sum to the government by way of land revenue। तो मुझे इतना पैसा दे देना, या पैसा मत दे तो एक काम कर, इतना जो हार्वेस्ट हुआ है उसका इतना % मुझे दे दे, इतने क्विंटल गेहूं दे दे। And they were free to extract as much as they wished या as much as they could। जितना चाहे उतना, या जितना कर सकते थे उतना। सच्ची बात बोले तो जितना चाहे उतना नहीं, जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उतना। ठीक है, किसान को जाके मारा पीटा, बोले सर इतना ही बचा है कि मैं परिवार के साथ खा लूं, एक वक्त की रोटी खा लूं, बस इतना ही बचा है। तो जो मन करता था वो छोड़ के चले जाते थे, बाकी सब ले जाते थे। फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल, लाइक एक्चुअल फार्मर्स है। द टिलर्स ऑफ द सॉइल वर एक्चुअल कल्टीवेटर्स and they just got bare minimum for the survival। they were left with no surplus to invest in agriculture। मतलब इतना ही बचता था जितने से वो क्या कर सके, खाना खा सके। इतना भी नहीं बचता था कि वो एग्रीकल्चर में रीइन्वेस्ट कर सके।
भाई इतने बड़े फार्म्स होते हैं, तो फार्म के अंदर गेहूं डालने पड़ते हैं, तो भैया बहुत सारा गेहूं चाहिए होता है उसके लिए। अब इनको बहुत सारा तो खाने को चाहिए, मतलब बहुत सारे डेफिनेटली फैमिली है तो खाने को चाहिए, उसके अलावा बहुत सारा इनको किसके लिए चाहिए होता है, बहुत सारा इनको कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है। अब बचता ही थोड़ा सा, या तो खा लो या उगा लो, तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं बच पाता था। The जमींदार on the other hand spend the revenue income on the luxuries of life। अब इसके पास इतना पैसा आएगा तो क्या करेगा उस पैसे का, लग्जरीज ऑफ लाइफ में इन्वेस्ट करेगा। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और ना तो वो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी खर्चा करता था, ठीक है, बिल्कुल भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए उसने एक्सपेंडिचर नहीं करा, ठीक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज हाउ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर चालू हुआ था। कोई डाउट है तो इसमें बोलो। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो अभी तक तो हमने किसका एक्सप्लॉयटेशन देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर का। अभी दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन भी तो किया उन्होंने हर तरीके से हर सेक्टर को बर्बाद करने की कोशिश करी, और सिर्फ खुद के बारे में सोचा, सिर्फ खुद के सेक्टर्स के बारे में सोचा, सिर्फ खुद की कंट्री के बारे में सोचा, खुद के लोगों के बारे में सोचा था। तो ये बोलता है कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों एक्सप्लॉइट करा, उसका लॉजिक जानने की कोशिश करो। आज इन्होंने डिसाइड करा कि हम एक काम करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो तो हो जाएगी बर्बाद, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो तो हो जाएगी बर्बाद, इंडिया की इंडस्ट्रीज तो बर्बाद हो जाएगी। इससे उनके पास खुद का कुछ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग रहेगा नहीं। अगर उन्होंने खुद ने कुछ बनाया नहीं, मैन्युफैक्चर किया नहीं, समझना बात को, दिमाग देखो, खुद ने कुछ मैन्युफैक्चर किया नहीं, यहां से रॉ मटेरियल उठा के अपन लेके जा रहे हैं कहां पे, ठीक है, ब्रिटेन में बना दी अपन ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करेगी, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगी फिनिश गुड्स में, और वो फिनिश गुड्स इंडिया में लेके आएंगे, बेचेंगे। अब उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेगा तो ब्रिटेन के गुड्स ही नहीं खरीदेंगे लोग, तो ब्रिटेन के गुड्स बिकेंगे कैसे। तो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रॉस्पर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। तो अपना पेट भरने के लिए इन्होंने इंडियंस को भूखा मारा, अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। समझ आई बात। अब इंडिया में जो भी चीजें बनती थी, इंडिया के जो भी कपड़े बनते थे वो इंडस्ट्रीज बंद करवा दी, इंडिया में जो भी चीजें आर्टिकल्स वगैरह बनते थे वो चीजें बंद करवा दी, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड शीट, हैंडमेड थिंग्स, ठीक है, हैंडमेड की जो भी खादी वगैरह बनती थी सब बर्बाद करने की कोशिश कर दी। जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे इंडस्ट्रीज को सब खत्म कर दिया। ये बोलता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया वाज द कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में अपने हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स को सप्लाई किया करती थी, और वहां से बदले में क्या लेते थे, सिर्फ गोल्ड। एक्सपोर्ट के टाइम पे इंडिया के अंदर एक टाइम पे सिर्फ करेंसी क्या चलती थी, गोल्ड या सिल्वर, दैट वाज ही करेंसी। आज हम लोग चांदी का एक सिक्का देखते हैं ना, वो सिक्के के ऊपर लिखा था 10 रुपए, 1 रुपए, तो दैट वाज द टाइम, देयर वाज अ टाइम जब वो सिक्का ही करेंसी हुआ करता था। इतना गोल्ड था हमारे पास कि हमारी करेंसी ही सिक्का हुआ, गोल्ड हुआ करती थी। तो देयर वाज अ टाइम जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे तो उसका पेमेंट हम से गोल्ड में लिया करते थे। तो यहां से हम लोग, ठीक है, क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते थे, बेचते थे, बाहर एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ से शिप्स जाते थे, मैंने आपको बताया था इंडियन शिप्स कितने बड़े हुआ करते थे, वो जाते थे, वहां से हम लोग जो पेमेंट लेते थे वो किस में लेते थे, गोल्ड के फॉर्म में। तो वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन थी हमारी वैरायटी और हमारी क्वालिटी की, बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 वेज। 2 तरीके से उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करा, 2 तरीके से इसे डिस्ट्रॉय करा। पहला डिस्ट्रॉय करने का तरीका है जाने का रास्ता बंद, और दूसरा डिस्ट्रॉय करने का तरीका है आने का रास्ता बंद, आने का रास्ता खोल दिया खुद के लिए। पहला तरीका जाने का रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया, खुद के आने का रास्ता चालू कर दिया। मतलब अगर इस रूम से कोई भी बाहर ना जा सके, बाहर जाना है तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और कोई अंदर आता है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री फ्री है। समझ रहे हो क्या, एंट्री क्या है, एंट्री फ्री है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में बहुत कम चार्जेस हैं। ऐसा इन्होंने किया इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ और ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के साथ। इन्होंने क्या किया, बहुत हैवी टैक्सेस लगाना चालू कर दिया। जो गुड्स हम लोग इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमने कहा कि ये बोले मूर्ति बेचनी है हमें, बोले कितने की मूर्ति है, बोले ये मूर्ति हम बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए में, बोले 10,000 में बेचने, बोले हाँ, इस पे लगेगा 30,000 का टैक्स।
बोले 10,000 में मैं मूर्ति बेचना चाहता हूं, तुम 30,000 का टैक्स। बोले हाँ, अगर इंडिया के बाहर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि शिप्स को हमने कंट्रोल कर रखा है, पोर्ट्स हमारे कंट्रोल में, क्योंकि पोर्ट्स हमने बनाई है और जो तुमने बनाया था वो भी हमने कंट्रोल कर लिए, तो पोर्ट्स हमारे बनाए हुए हैं। अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को लेके इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, बेचना चाहते हो बाहर जाके, तो 40,000 रुपए तुम्हें इसके देने पड़ेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब इंडियंस वर्ल्ड लाइफ बोले यार सामने वाला पर्सन को 40,000 इसके देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सामने वाला पर्सन बोले टैक्स लगा के 10 के 12,000 दे देगा, 15,000 दे देगा, 40,000 कौन देगा? 300% ऑफ taxes, 3 times of the cost of the asset। आपने टैक्स लगाया, कौन कैसे देगा भाई? उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रिटेन से गुड्स आ रहे हैं, ब्रिटेन से गुड्स आए, हाँ शिप आ गया ब्रिटेन से, वहां पे ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ है, ठीक है, शिप आ रहा है ब्रिटेन का, बोले हाँ हाँ जाने दो जाने दो जाने दो, खूब खूब खूब, कोई दिक्कत नहीं। बोले बाहर क्यों सप्लाई कर रहे हो, यहीं के गुड्स खरीदो। तो ब्रिटेन से सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होके वो सारे गुड्स कहां आ रहे हैं? इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और इंडिया में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जैसे चाइना के साथ होता है, चाइना के गुड्स ऐसे आते हैं। So Indian aircraft enjoyed a worldwide reputation for the variety and quality, but destroyed by the British government in 2 ways. Foreign demand of Indian handicraft were destroyed by way of heavy duty on their export. Heavy duty चार्ज कर दिया, एक्सपोर्ट को बहुत एक्सपेंसिव कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। Domestic demand for Indian handicrafts destroyed by way of duty free import of British goods in Indian market. Duty free import, आओ ठीक है। अच्छा ये आप खरीद रहे हो, ये तो 10,000 का बेच रहा है, ये देखो 700 रुपए का, ये देखो सिर्फ 1200 रुपए का। So everybody is like, बोले हाँ बड़ा सस्ता है, समझ रहे हो चीज को? जैसे इंडिया में होता था एक टाइम पे, ये देखो बल्ब 20 रुपए का, ये देखो बल्ब ठीक है 400 रुपए का, कौन सा बल्ब खरीदना है? 20 रुपए वाला दे दो। बोले 10 बल्ब भी खराब हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 ही लगेंगे तो भी सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके की मेंटालिटी थी हमारी पहले, अभी हमारी मेंटालिटी फिर भी काफी चेंज हो गई है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब तीसरा उन्होंने क्या बर्बाद करा? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बर्बाद करा। पहला क्या बर्बाद किया उन्होंने? क्या बर्बाद किया? एग्रीकल्चर। दूसरा क्या बर्बाद किया? इंडस्ट्रीज। तीसरा क्या बर्बाद कर दिया? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्रीज आर समवेयर कनेक्टेड टू ईच अदर, मगर इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिकली सेल कर रही है वो भी आती थी और एक्सपोर्ट कर रही है वो भी आती थी। यहां पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं किसके बारे में? इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। अब ये थोड़ा अलग है, इंडियन रॉ मटेरियल। इंडियन रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो रहा है वो सुनो। एक्चुअली क्या हो रहा है, इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल क्या किया इन्होंने, अब मैंने आपको क्या बताया था, कल भी बताया था कि ब्रिटेन इज द कंट्री जिसके पास रॉ मटेरियल मिनरल्स वगैरह ज्यादा नहीं है। इंडिया से क्या जा रहा है? आयरन जा रहा है। क्या जा रहा है? इंडिया से आयरन जा रहा है, इंडिया से रॉ आयरन जा रहा है, आयरन ओर जा रहा है इंडिया से बाहर, ठीक है। इंडिया से जिंक जा रहा है, इंडिया से सारी की सारी चीजें जितनी भी हो सकती थी रॉ फॉर्मेट में, रॉ फॉर्म में, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, इंडिगो हो गया, ये सारी की सारी चीजें इंडिया से क्या करी जा रही है? एक्सपोर्ट करी जा रही है बाहर, और उस कॉटन से वहां पे थ्रेड बना के, ठीक है, वहां पे कपड़ा बना के इंडिया में इंपोर्ट कराया जा रहा है। समझ रहे हो क्या? तो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से ड्यूटी फ्री, और इंपोर्ट भी हो रहा है इंडिया में ड्यूटी फ्री। मतलब समझो कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, वो भी ड्यूटी फ्री, वो भी क्या हो रहा है? ड्यूटी फ्री। और इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी क्या है? वो भी ड्यूटी फ्री है। बट फर्क क्या है? बट फर्क बस इतना सा है बेटा कि ड्यूटी फ्री ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है, और ये ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है फिनिश गुड्स। किसका हो रहा है? फिनिश गुड्स का। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल की कमी को पूरा कर लिया, और यहां पे एक तरीके से उनको मार्केट मिल गया जो उनका सामान खरीदने के लिए तैयार था। It was going to discriminatory tariff policy that Indian become importer of finished goods from Britain. Indian तो हम लोग तो क्या बन गए? Importer of finished goods and exporter of raw materials to Britain. Briefly going to its colonial exploitation, Indian economy become both stagnant as well as backward. और इस सब की वजह से हम लोग slow भी हो गए, stagnant हो गए, और in fact पीछे और हो गए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज तो हो चुकी थी बर्बाद, हमारा एग्रीकल्चर तो हो चुका था बर्बाद, तो बढ़िया काम करने के बजाय हम लोग थोड़े से क्या हो गए? पीछे हो गए। ग्रोथ तो मिली नहीं, स्लो डाउन हो गए और पीछे भी हो गए। बोलो कोई डाउट है क्या? बताओ।
तो 3 तरीके से बर्बाद किया हमें। क्या 3 तरीके थे? पहला किसको बर्बाद किया? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। दूसरा किसको बर्बाद किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तीसरा किसको बर्बाद किया? इंटरनेशनल ट्रेड को। समझ गए? तो एग्रीकल्चर बर्बाद किया एक वर्ड में, जमींदारी सिस्टम से, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया किससे? ठीक है, एक्सपोर्ट पे, ठीक है, हायर टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड को बर्बाद किया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से। उसमें क्या हुआ? इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल का ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट हो रहा है जो फिनिश गुड्स का ड्यूटी फ्री। समझ गए? ठीक है। तो ना तो हम रॉ मटेरियल बेचने पे काम आ पाते हैं, और वो सामान हम लोग यहाँ तक हम खुद बना के बेच नहीं पा रहे थे, उनके सामान को हमें खरीदना पड़ता था, डिपेंडेंट हो गए थे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखना क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या होता था इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आप। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखो। एक हमारी थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। क्या बन चुकी थी? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई, थमी हुई, ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट। क्या क्या कहते हैं उसे? स्टैग्नेंट कहते हैं। मतलब आगे मूव ही नहीं कर पा रही है इकोनॉमी, जीडीपी ग्रो ही नहीं कर रहा है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी। सिर्फ स्टैग्नेंट ही नहीं हुए थे हम लोग, रुक तो गए थे और साथ में पीछे भी जा रहे थे। रुक तो गए थे, साथ में पीछे भी जा रहे थे। रुक तो गए थे, साथ में पीछे भी जा रहे थे। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑलरेडी समझा चुका हूं किसकी वजह से हुआ था। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस किसकी वजह से हुआ था? कौन सा सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। हाँ, सॉरी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस किसकी वजह से हुआ था? टैक्सेस की वजह से। रैम्पेंट पॉवर्टी, पूरे इंडिया में गरीबी, भुखमरी फैल चुकी थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था जो ब्रिटिशर्स खुद के लिए डेवलप करना चाहते थे। मतलब रेलवेज, थोड़ा बहुत रोडवेज, थोड़ा बहुत पोर्ट और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, बाकी सब बर्बाद। एजुकेशन जीरो, हेल्थ जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब के ऊपर। कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्चा नहीं। मैंने आपको पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर कि 2 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन से? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको कमाने में हेल्प करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको डेवलप करने में, ठीक है, हेल्प करे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल्स, ठीक है, लाइक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या, जैसे कि हमारे ये स्कूल्स वगैरह। हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, पता है सबको, मैंने ऑलरेडी बताया था हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, क्योंकि हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ से जो सामान आ रहा था वो सब तो इंपोर्ट ही कर रहे थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज थे ही नहीं हमारे पास, सब कुछ रूरल जैसा था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी और कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है। तो कॉलोनियल इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल, थोड़े बहुत किंग्स थे, थोड़े बहुत नहीं थे, कहीं कहीं जगह पे थे। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी और लास्ट आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। दैट वाज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक एक को फटाफट से देखेंगे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई, थमी हुई। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन व्हिच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ग्रोथ ही नहीं है। हर दिन आप सुबह निकल जाते हो काम करने, रात को लौट के आते हो, 200 रुपए कमाए, फिर निकले, फिर आए 205 रुपए, फिर निकले, फिर आए 200 रुपए, फिर निकले, फिर आए, कोई ग्रोथ ही नहीं। ऐसी जिंदगी क्या? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। समझ गए? मतलब स्टैग्नेंट इकोनॉमी जहां पे इकोनॉमिकली आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, जीडीपी आपका ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, सेम एक पॉइंट पे आके आपका जीडीपी रुक सा गया है, उसे क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी बिटवीन 1860 से 1945 ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वाज लो एज 0.5% पर annum, 0.5% पर annum। कितनी सी ग्रोथ रेट? Between 1925 से 1950 it was 0.1% per annum. On account of this stagnation, bulk of our Indian population lived in poverty. हमारी majority of the population poverty में जीती थी। मतलब बहुत सालों से इंडिया पुअर कंट्री है, बहुत सालों से इंडिया ने पॉवर्टी झेली है। Standard of living of people remain miserably low.
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं था, एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब हाँ मतलब चौल जैसे जैसे मतलब वॉशरूम्स नहीं है, खाने पीने का नहीं है, ठीक है, पढ़ाई वगैरह एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, कुछ नहीं है. दैट वाज दी लाइक यू नो दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एपिडेमीज और स्टार्वेशन वर रेकरिंग फिनोमेनन, ठीक है, बहुत ज्यादा भूखमरी हो रही है, कभी कोई बीमारी लग रही है. दैट वाज द सिचुएशन जो इंडिया फेस कर रहा था. दूसरा आता है बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? बैकवर्ड इकोनॉमी इज वन इन व्हिच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो. 1947 से 48 पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट 230. इमेजिन करो 230 रुपए सालाना कमाता है एक बंदा, सिर्फ 230 रुपए. The bulk of our population was very poor without sufficient food, clothing and shelter. Unemployment was rampant, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक मतलब अपने मैक्सिमम लेवल पे थे, ठीक है. तो मैक्सिमम लेवल पे आ चुका था पॉवर्टी. इससे ज्यादा तो क्या ही होगा? ऐसा होता है ना इंसान के साथ कोई बुरा होता है, इससे ज्यादा बुरा तो क्या ही होगा? तो दैट वाज द लेवल. एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट. सबको पता है, ठीक है, वो याद है मैंने अभी आपको बताया था जमींदारी सिस्टम, याद है क्या? Nearly 72% of the country's working population was agriculture, but its contribution to GDP was just 50%. मतलब उस टाइम पे GDP का contribution 50% था. आज की डेट में कितना है GDP contribution to by agriculture? 15%. एग्रीकल्चर GDP के अंदर एग्रीकल्चर से 15% कंट्रीब्यूशन देता है. और पॉपुलेशन कितनी है? करीब करीब 50%, 49-50% के अराउंड, ठीक है. प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो. पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ wheat was just 660 kilograms and rice was just 710 kilograms. बहुत ज्यादा कम था. फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज barely enough for subsistence. फूड ग्रेन इतना ही बन पाता था जितना सबसिस्टेंस के लिए जरूरी था. 1947-48 it was recorded to be just 527 lakh tons. बहुत ज्यादा कम था. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. तीसरी हम किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के बारे में. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बताया था क्यों आया था, याद है क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है. तो क्या बोलता है? देयर वाज वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. हमारे कंट्री में क्या थी? इंडस्ट्रीज ही नहीं थी. बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी. बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज आर लाइक जैसे ही बेसिक इंडस्ट्रीज से कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है. और हेवी इंडस्ट्रीज जैसे होती है ना आयरन स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती है वो हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, ओके. उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ती है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. और बेसिक इंडस्ट्रीज में कहां छोटी मशीन से भी काम चल जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. देयर वाज लैक ऑफ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज. प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. हम लोग इंडस्ट्रीज में जो मशीन लगती थी वो तो बनाते ही नहीं थे, सब इंपोर्टेड होती थी. स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज सब कुछ वैसे ही रूइंड हो गई थी. आपको पता है ब्रिटिशर्स सब खराब कर चुके थे. For the bulk of this capital goods requirement, the Indian industry was dependent upon imports from Britain. और हम लोग के पास तो सब कुछ एक ही रास्ता दिखता था हमें, क्या? Imports from Britain. ब्रिटेन से मंगवा लो, ठीक है. नेक्स्ट आता है rampant poverty. rampant poverty मतलब बहुत ज्यादा poverty. poverty अपने मैक्सिमम लेवल पे आ चुकी है. तो क्या लिखा है इसमें? people were not getting 2 square meal per day. मतलब लोगों को 2 स्क्वायर मील पर डे भी नहीं मिल पा रहा था. मतलब रोटी, सब्जी, 2 सब्जी, रायता, कुछ नहीं मिल पा रहा था. तो दे वर नॉट गेटिंग 2, ठीक है, स्क्वायर मील पर डे. दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग. उनके पास शेल्टर और क्लोथिंग नहीं था. क्या नहीं था उनके पास? शेल्टर और क्लोथिंग नहीं था. ऑल दिस वाज गोइंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैसिव इलिटरेसी. किसकी वजह से था? वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और मैसिव इलिटरेसी की वजह से. समझ रहे हो? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा और इलिटरेसी बहुत ज्यादा. लोग काम भी नहीं कर सकते. ये तब की सिचुएशन है जब हम आ चुके हैं 1947 के अराउंड, 1940s 1930s के अराउंड, जब आजादी मिलने ही वाली है, ठीक है. आजादी मिल रही है, धीरे धीरे ब्रिटिश का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है. ये उस सिचुएशन, उस ड्यूरेशन के आसपास की बात है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी वाज एक्सट्रीमली लो. मतलब घर में अगर 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो बहुत बड़ी चीज थी. दैट वाज द टाइम. गांव के अंदर बिजली जाती थी 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक बिजली नहीं आती थी. शहरों के भी हाल थे कि शहरों में भी 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती थी. वो हाल छोड़ो, शहरों की हालत है कि शहरों में पूरे कॉलोनी के अंदर सिर्फ 2 नल होते थे और उस 2 नल के अंदर सिर्फ 1 या 1.5 घंटे पानी आता था. दैट वाज द टाइम.
और ये कोई ज्यादा ये तो इनफैक्ट आजादी के बाद का भी टाइम था, ठीक है, 1980s में ऐसा ही हुआ करता था। कॉलोनी के अंदर पूरी बिल्डिंग के 2-4 बिल्डिंग का सिर्फ एक नल लग रहा है, एक कनेक्शन है 2-4 बिल्डिंग वालों के पास, ठीक है, जहां से क्या हो रहा है, बस लाइन लगा के खड़े सुबह 4 बजे 5 बजे, क्योंकि ठीक है 1 घंटा ही पानी आएगा। दैट वाज द सिचुएशन। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री बताई दिया, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, हम लोग इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो चुके थे कंप्लीटली। इंपोर्ट्स वो भी कहां से आ रहे थे, ब्रिटेन से, ठीक है। The country had to depend on imports for machinery and other equipment for production. Armed forces of the country also dependent heavily on foreign imports for most of the defense equipments. हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से आ रहे हैं, हमारी मशीन्स बाहर से आ रही, हमारे कंज्यूमर गुड्स बाहर से आ रहे हैं, हमारे जैसे मशीन्स लाइक स्क्रीन मशीन, medicines, kerosene oil, bicycles used for, ठीक है, imported from abroad. Everything was imported from abroad. सब कुछ कहां से आता था, सब कुछ abroad से लाया जा रहा था। Limited urbanization, अर्बन तो था ही नहीं, मैंने आपको बताया बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज लिविंग इन रूरल एरियाज। कहां रह रही थी बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है, गांव में। सेमी फीडरल इकोनॉमी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फीडरल नॉर कैपिटलिस्ट, it was mixed economy or a semi feudal economy. Such an economy had the mixture of feudalistic and capitalistic mode of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity, low productivity leads to backwardness. King वगैरह थोड़े बहुत उस टाइम पे किंग वगैरह भी हुआ करते थे, ठीक है, वही लोग वही क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो एक तो थी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, थोड़ी बहुत थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे इंडस्ट्रीज चालू हो रही है, जैसे कि बिरला ने चालू किया था, टाटा ने चालू कर दी थी उस टाइम से इंडस्ट्रीज, तो वो लोग ने भी चालू कर दी इंडस्ट्रीज, थोड़े बहुत अभी राजा महाराजा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल उनके हाथ में। तो इस तरीके की इकोनॉमी थी कि एक तरफ से तो क्या हो रहा है, एक तरफ से तो बैकवर्डनेस हो रही है, एक तरफ से थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है, तो ज्यादा ना तो ग्रोथ आ पा रही है ना बैकवर्डनेस। लास्ट है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी तो याद है आपको, कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब हम लोग किसकी कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स की। Indian economy was the colony of British government. It implied exploitation of the Indian economy for the benefit of British economy. यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लॉइट क्यों करा गया, ताकि वो लोग आबाद हो सके, इसलिए हम लोग बर्बाद हो सके। Following observation highlight how Indian economy suffered at the hands of British rulers. British government curbed domestic industry by imposing heavy taxes. सबको पता है heavy taxes लगाए, इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म। This forced Indians to buy the British goods. Indian economy was used as a source of raw material. सबको पता है यहाँ से raw material बाहर जाता था, ठीक है। Exports of raw material was almost duty free. Thus, natural resources was depleted by the, ठीक है, for the growth of British industry. तो हमारे यहाँ के natural resources खत्म हो रहे हैं और वो कोशिश भी नहीं कर रहे कि यहाँ के natural resources वापस से बन सके। हमारे यहाँ से पता नहीं कितना सारा कोल बाहर जा रहा है, गोल्ड बाहर जा रहा है, ठीक है, मेटल्स बाहर जा रहे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ से कंट्री से जा रहा है और हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। Atrocities were committed on the Indian artisans as to force them to close their cottage industries. This lead to destruction of Indian handicrafts. Indian handicrafts को बंद कराने के लिए बोल दिया। फिर भी क्या है, जो आर्टिस्ट थे वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनको लेके गए, हाथ काट दिए। अब बनाना कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, ऐसे तो बना नहीं सकता। अब आप सोच के देखो यार, ठीक है, हाथ काट दिए, ठीक है, अच्छा तू अच्छा पेंटर, चल आंख उड़वाएगा कि हाथ कटवाएगा, ये बता। तो दैट वाज द सिचुएशन जो इंडिया फेस कर रहा था, कैसे काम चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑलरेडी बता चुका हूं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। क्या बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, किसके अंडर थे हम लोग, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ था, जमींदार वर दी ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है, फार्मर्स वर द टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो एक्चुअली कल्टीवेट करते थे। जमींदार्स को सरकार ने बोल दिया था जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट करो, क्योंकि उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था, किसको, गवर्नमेंट को। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिवील्ड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। क्या था इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट व्हाइल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो देखो ये होता क्या है, प्रोडक्शन का मतलब होता है, एक तो होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या फेस कर रहा था, लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारे यहाँ का प्रोडक्शन भी कम है, हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी कम है। लो प्रोडक्शन है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो प्रोडक्शन है, लो प्रोडक्टिविटी है। तो लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बन भी कुछ कम रहे हैं
और जितने एरिया में जितने बनने चाहिए थे उससे कम बन रहे हैं, जितने एरिया में जितने कम बनने चाहिए थे उससे कम बन रहे हैं। आज एक एग्जांपल देते हैं, क्लास के अंदर 20-25 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास के अंदर सिर्फ एक बच्चे को बैठा दो, तो एक बच्चे को बैठाओगे तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ना। जो मेहनत एक पे हो रही है वो 50 पे होती तो ज्यादा बेटर रहता। तो उसी से मेरा मैनर के अंदर ये चीज बोलना चाहता है कि आज प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब हमने 100 गुड्स बनाए, बट जितने एरिया के अंदर हम 1000 बना सकते थे वहां पे सिर्फ हमने 100 बनाए, तो दैट इज रॉन्ग। एक तो हमारा प्रोडक्शन कम, दूसरा हमारा प्रोडक्टिविटी कम। While productivity refers to per hectare of land कितना बनाया, प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट, were found to be extremely low on the eve of independence, दोनों ही कम थे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर on the eve of independence हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी किसकी वजह से थी पता है आपको? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी किसकी वजह से थी? रेनफॉल्स की वजह से। किसकी वजह से? रेनफॉल की वजह से। कभी होगी कभी नहीं होगी। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो भी खेत में अपने काम करता था वो किसके लिए करता था? खुद की फैमिली, खुद की फैमिली के लिए। कमर्शियलाइजेशन वही था। नेक्स्ट आता है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो ऑलरेडी बता चुका मैं आपको, ठीक है। जमींदारी सिस्टम, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, दूसरी दिक्कत थी स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। एक तो जमीनें हमारी छोटी छोटी, और किसी के पास अगर छोटी मोटी 2-4-5 जमीनें हो तो भी दूर दूर स्कैटर्ड है। अब दूर दूर फैली हुई जमीन है तो आप सोच के देखो, मैं एक बार कल्टीवेशन इस लैंड पे करूं, फिर 5 किलोमीटर आगे जाके दूसरी लैंड पे कल्टीवेशन करूं, फिर 3 किलोमीटर आगे जाके और तीसरी लैंड पे कल्टीवेशन करूं, पॉसिबल नहीं था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। और लास्ट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम लोग क्या बना रहे हो? बोले हम लोग खाने पीने का सामान बना रहे हैं। बोले मत बनाओ, ठीक है, क्या बनाओ? इंडिगो बनाओ, ठीक है, हमारी मेडिसिन के लिए, हमारी मेडिसिन के लिए ये पर्टिकुलर ड्रग बनाओ। तो वो क्या करते थे? वो स्पेसिफाई कर देते थे कि आपको सिर्फ यही प्रोडक्शन करना है, और हाथ में एडवांस पैसे पकड़ा के चले जाते थे। किसान मना करता, नहीं सर, नहीं सर, नहीं तू तो पकड़, पैसे पकड़, ठीक है। काम होता था 1 लाख रुपए का, काम के लिए पैसे देते थे सिर्फ 10,000 रुपए, और उनको 10,000 रुपए के अंदर सारी की सारी चीजें चाहिए होती थी, क्योंकि कंट्रोल कोई कर नहीं सकता था, उनको रोक कोई नहीं सकता था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी because it was excessively dependent upon rainfall. किस पे डिपेंडेंट था? रेनफॉल पे। Good rainfall implied good output while poor rainfall applied, ठीक है, poor output। नेक्स्ट बोलता है dominance of subsistence farming, किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? subsistence farming के ऊपर। Farming was taken almost by means of subsistence। Farming किसके लिए किया जाता था? सिर्फ subsistence के लिए, खुद के खाने के लिए, खुद के परिवार को खिलाने के लिए, बस। Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. But there is little surplus left for the sale in the market, implying a lack of commercial outlook. Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. Backwardness prevail कर रही थी, poverty dominate कर रही थी, क्योंकि आपने जो बनाया खा लिया, अगले साल क्या करें? पैसा है नहीं, जमीन को डेवलप कैसे करें? आगे लिखा है gulf between owner of the soil and tiller of the soil. Agriculture during the British Raj characterized by gulf between owner of the soil and tiller of the soil. While the owner shared the output, they seldom shared the cost of production. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फार्मर क्या कर रहा है? पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद लगा रहा है, सब कुछ खुद बना रहा है, कॉस्ट भी खुद लगा रहा है, और बन के बचता भी उसके पास बहुत कम है। They were merely interested in maximizing their rental income. तो ओनर ऑफ द सॉइल क्या करते थे? मतलब जमींदार क्या करते थे? सिर्फ अपनी रेंटल इनकम बढ़ाने के पीछे पड़े थे, और कुछ भी नहीं था, कॉस्ट लगा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो काम कैसे चलेगा? भाई अगर आप सामने वाले को फैसिलिटीज नहीं दोगे तो सामने वाला आपको पैसा कितना देगा? उतना ही देगा जितना बनता है। भाई आज तो अपन ये चीज समझते हैं, बट उस टाइम पे ये चीज समझ नहीं पाते थे। आप किराए के घर पे रहने गए, किराए के घर पे रहने गए, कोई इंसान किराए के घर पे रहने गया, इमेजिन करना, ठीक है, कोई फैसिलिटी नहीं है, रेंटल बोल रहा है 40,000 रुपए दूंगा मैं, तो कोई फैसिलिटी नहीं है, गली के अंदर जाके है, सिर्फ 2 BHK है, ठीक है, छोटा सा मकान है, कोई फैसिलिटी नहीं है, सब कुछ बनाओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है, गंदी दीवारें हैं, आपको जाएगा क्या उसके अंदर? कोई नहीं जा रहा। पिछले 7 साल से उसका मकान अभी तक किराए पे नहीं लगा। बगल में घर बना, ठीक है, बगल में घर बना, फैसिलिटीज उसने प्रोवाइड करी, ठीक है, एक तो रेंटल्स उसने कम रखे, 20,000 का रेंटल रखा और फुली फर्निश करके दे दिया, ठीक है, अगले दिन से उसका क्या हो, किराया पे लग गया। यही चीज हो रही थी यहाँ पे। अब ये तो क्या है ये लोग क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ लगा नहीं है, ठीक है, बेकार सी जमीन दे दी, बोले तो उसमें जो ग्रो कर सकते हैं कर रहे हैं। बोले सर ना तो आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, आपको रेंटल्स भी ज्यादा चाहिए। अब ब्रिटिश राज में तो ये हो सकता था, आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में तो भाई सब लोग अवेयर हो गए, और किसान तो कुछ ज्यादा ही अवेयर हो गया। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग,
लैंड होल्डिंग वाज बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रैगमेंटेड। मैंने क्या कहा, छोटी जमीनें भी है और जमीनें फैली हुई भी है। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। तो देखो होता क्या था, सीधी सी बात है कि आप लोग ऐसे इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे जमीन तो है, फार्मर है, उसकी एक जमीन इस जगह पे, एक जमीन इस जगह पे, एक छोटी जमीन इस जगह पे, एक थोड़ी सी बड़ी जमीन इस जगह पे। अब फार्मर्स का सोचो कितना ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप सोचो, इमेजिन करो, ट्रैक्टर्स ट्रेशर्स वगैरह तो होते नहीं थे, सब जगह खेती एक साथ ही करनी है। अब यहां पे उसने खेती कर दी, यहां पे उसने ठीक है अपनी फसल उगा दी, यहां दोनों जगह पे रह गया, बारिश आ गई। अब बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, अब यहां जाके कोई फायदा ही नहीं है, यहां जाके कोई फायदा नहीं है। तो एक तो प्रोडक्टिविटी जो इस लैंड पे आ सकती थी वो तो हो गई खत्म। यहां से यहां रॉ मटेरियल ले जाने के लिए कॉस्ट लगाना पड़ेगा। तो छोटी छोटी जमीनों पे काम करने से बेटर है कि ये तो क्या थी, दीज वर लाइक स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। एक तो जमीनें भी छोटी है और स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे फैली हुई है, जिससे क्या है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग वाज बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिकल, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। तो लो आउटपुट आ रहा था, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग रही थी। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम याद है ना? The British government in India introduced a unique system of land revenue. Unique system चालू किया. It is a triangular relationship. ये क्या है? Triangular relationship है। क्या है ये? ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। अब ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के अंदर कौन है? गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरे कौन है? जमींदार। और तीसरे कौन है अपने? टिलर्स ऑफ द सॉइल। एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और टिलर्स ऑफ द सॉइल है, ठीक है। इसको बना दिया ओनर, इसको चाहिए लैंड रेवेन्यू यानी कि रेंट टैक्सेस, और इसको क्या चाहिए? इसको कुछ नहीं मिल रहा था। ये क्या था? एक्चुअल कल्टीवेटर था। ये था जो सारी की सारी मेहनत करेगा और एंजॉय ये लोग करेंगे। तो ये बोलता है कि पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम, द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सिस्टम आर एज द जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। भाई हमेशा जिंदगी भर तेरी जमीन। जमींदार हैव टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। सरकार को क्या करना पड़ेगा? लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। The जमींदार were free to extract as much as the tillers of the soil as they could. जितना आप टिलर से निकाल सकते हो उतना पैसा निकलवा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। The implication of the land revenue system were alarming for the farmers and the farming. Most importantly, it led to unlimited exploitation of the tillers. Tillers को होने लगा unlimited exploitation. जितना मर्जी उनसे एक्सट्रैक्ट करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। रेट्स ऑफ, हाँ जमींदार वो होते हैं ना, मतलब जमीन इनकी होती है लेकिन काम फार्मर करता है। हाँ। Rates of land revenue are frequently raised by the zamindar, which led to frequent eviction of the tillers of the soil. ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? या तो वो छोड़ के जाने लगे, अब वो छोड़ के जमीनें जाने लगे तो सीधी सी बात है, अब आप सोचो जमीन पे हल चलाने वाले कम हो जाएंगे ना। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कुछ काम करने के लिए और था नहीं। अब इमेजिन करो अगर आपके पास कुछ काम करने के लिए है नहीं तो जबरदस्ती आपको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बचा नहीं है ना। इंसान को अपना गुजारा तो निकालना ही पड़ेगा, रोजी रोटी तो निकालेगा कैसे भी। नेक्स्ट आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ कांसेप्ट जहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कमर्शियलाइज करने की कोशिश करी एग्रीकल्चर को। देखो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन वाज गुड एंड वाज नेसेसरी, बट जो बनना चाहिए था वो बनाना चाहिए था ना। आप वो प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो जरूरी नहीं है आपकी कंट्री के लिए। मतलब इंडिया के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जरूरी है सिर्फ कहां के लिए? ब्रिटेन के लिए। और वो प्रोडक्ट कौन बना रहे? वो प्रोडक्ट बना रहे इंडिया। से बोलता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब रेफर्स टू कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को शिफ्ट करना, कल्टीवेशन टू दी मार्केट। मतलब मैं खुद के लिए बनाता, इसकी जगह मैं मार्केट में बेचने के लिए बना रहा हूं। ये सोच तो सही है,
काम भी सही है कि सिर्फ खुद के लिए मत बनाओ, ज्यादा बनाओ, मार्केट में बेचो, पैसे भी कमाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। बट यहां पे क्या हुआ, फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलता है, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स। इन्होंने क्या बोला, भाई तू क्या बनाएगा, तू बनाएगा कमर्शियल क्रॉप्स। क्या बनाएगा तू, कमर्शियल क्रॉप्स बना। इंडिगो इन पर्टिकुलर, मतलब ज्यादातर तो किसके लिए था, इंडिगो के लिए। इंडिगो वाज एक्ट एज ए डाई, कलर आता था इंडिगो से, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वो आयन है, उजाला टाइप्स, तो वो इंडिगो होता है। मतलब क्या होता है अभी तो, ठीक है, अभी तो केमिकल्स वगैरह होते हैं, बट वैसे वो इंडिगो प्लांट था। फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप राइस एंड व्हीट, रीजन इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर इन ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। ठीक है, तो टेक्सटाइल के ब्लीचिंग के लिए जरूरी था, डाइंग के लिए जरूरी था, बोले कि यहां से ले जाओ। The farmers were lured or forced to accept advance payment for the cultivation of indigo। बोले नीचे ही पैसा नहीं, तू रख, जबरदस्ती रख, ठीक है। Let exports to subsistence farmers to uncertainties of the market। और सोचो वो subsistence वाला, ठीक है, था, उसको उसकी खेत पे, उसी के खेत पे subsistence भी बंद करवा दिया और क्या बोला उसे कि तू तो हमारे लिए प्रोडक्शन करेगा। While earlier they would grow grain for their family consumption, now they need cash to buy it from the market and have cash owing to the mounting indebtedness, consequent perpetual indebtedness of the farmers and perpetual stagnation of the farming। तो क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है ये इस चीज में कि भाई अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ इसका, अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ इसका कि जो फार्मर्स थे अब उसको इंडिगो खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट के लिए पैसा नहीं होगा तो उधारी लेनी पड़ेगी, उधारी लेनी पड़ेगी तो एक परपेचुअल इंडेटेडनेस के अंदर चला गया कि वो जो बना रहे वो बना रहे किसके लिए, वो बना रहे इनके लिए, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स उनके लिए, और उसके पास खुद बच नहीं रहा, तो उसके ऊपर चढ़ रही है उधारी। तो वहां से वो उधारी चढ़ा के किसको चुका रहा है, ब्रिटिशर्स को चुका रहा है। बोलो कोई डाउट? सर ये लेट का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड। Okay, backwardness of agriculture is explained in terms of the following factors। Backwardness क्या था, अब देखना जरा। अब उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड हो चुका था। और उस बैकवर्डनेस के रीजंस क्या कहते हैं जरा सुनना। बैकवर्डनेस क्या क्या शो करता था, वो फैक्टर शो करता था लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन भी कम है और पर हेक्टेयर जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो भी कम है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। डोमेस्टिक ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या फिर आपको मैंने बताया था डोमेस्टिक ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब, ठीक है, फार्मिंग फॉर वन सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। उसके बाद अपन ने देखा था स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, अपन कंप्लीट कर चुके हैं। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सप्लेन करा था अपन ने, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, अपन देख चुके हैं ऑलरेडी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोलता है सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो क्या बोलता है, सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या वर्ड यूज करा, सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सिस्टमैटिकली क्रिएट करना, और एक होता है सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सिस्टम बनाया और सिस्टम बना के इंडिया की इंडस्ट्रीज को क्या किया उन्होंने, बर्बाद किया। सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज करा जिसमें उन्होंने डेकेड ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, आपको मैंने बता दिया था कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ज्यादा फेमस था, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगा के। वो क्या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बेटा याद है क्या आपको, क्या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज करी थी उन्होंने? टैक्सेशन। मतलब यहां से जब हम लोग सामान लेके जाते थे हम पे लगता था बहुत हेवी ड्यूटी, और बाहर से जब सामान आता था उनके ऊपर लगता नहीं था बिल्कुल भी ड्यूटी। Bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities। और सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप इंडस्ट्रीज कैसे बनाओगे? इंडस्ट्रीज आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है? आंसर आएगा नो। Decade of handicrafts, handicrafts decade हो गए थे। Prior to British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of the excellence and quality, but the British राज ने क्या किया, खत्म कर दिया इसे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, मतलब आप सोचो यहाँ पे इंडिया बर्बाद हो रहा है और वहां पे ब्रिटेन आबाद हो रहा है। इमेजिन करो, क्यों? क्योंकि इंडिया की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यहां से बाहर कुछ जाएंगे नहीं, रॉ मटेरियल यहां से बाहर जाएगा और बाहर से यहाँ पे कुछ सस्ते में बन के आएंगे। The British found India as the best source of raw materials
अच्छा, एक तो होता है बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिलना, जिसको पैसे देके सामान खरीदा जाए, एक है उसी को अगवा कर लिया, उसी को कैप्चर कर लिया, फोकट में काम करवाया जाता है। As the best market for their industrial products, accordingly a discriminatory tariff policy pursued. It followed the tariff-free export of raw material, समझ गए? Tariff-free raw material यहाँ से जा रहा है, tariff-free import of British products in India, और disappearance of princely courts सब खत्म हो गए थे। अब आपको पता है princely courts खत्म हो गए थे। disappearance of princely courts का मतलब क्या हुआ कि जो princely courts थे, princes थे, वो सब खत्म हो गए थे। अब प्रिंस खत्म हो गए, किंग खत्म हो गए, जो क्या करते थे नवाब्स थे वो सब खत्म हो गए थे ब्रिटिश रूल की वजह से। ब्रिटिश रूल ने इनको कैप्चर कर लिया था। उनके पास पहले क्या होता था, हैंडीक्राफ्ट को कोई आइटम बनाया, इमेजिन कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने क्या करा, एक हैंडीक्राफ्ट को कोई आइटम बनाया, ठीक है, कोई बहुत ही प्रेशियस स्टोन था, उसमें मैंने कोई गणेश जी बनाए, ठीक है, कोई प्रेशियस स्टोन को लेके मैंने उस पे किसी की कोई कारीगरी करी, उस पे वो लेकर मैं किंग के पास, किंग बोलता है यार ये तो बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। इससे खुश होकर किंग ने क्या किया, बहुत सारा गोल्ड दे दिया। ये तो पहले हुआ करता था, ब्रिटिशर्स ने सब खत्म कर दिया। राजा, प्रिंसेस, एम्परर्स रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज दिस हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे उन्होंने वैसे ही वो खत्म हो गए तो पैट्रोनाइज करना खत्म कर दिया और धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट देके हो गया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स को मशीन मेड प्रोडक्ट्स से कंपेयर करोगे तो हु विल विन? डेफिनेटली मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मशीन मेड 1 मिनट में 100 प्रोडक्ट बनाएगा, एक आदमी 1 मिनट में एक भी नहीं बना पाएगा, ठीक है, वैसे ही स्लो हो जाएगा वो, कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी उसकी। हैंडमेड थिंग्स की कॉस्ट क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है मशीन मेड से, यस और नो? हैंडमेड चीजें वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, वैसे ही कंपटीशन से हट जाएगा। और हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड बनेगा उसका। हैंडमेड में कोई आज चीज बनी है, कोई वो चीज नहीं बने, एग्जैक्टली हैंडमेड चीज कभी भी सिमिलर नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। आज मैं अगर ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, आधे घंटे बाद में आपको सेम चैप्टर वापस रिपीट करूँ तो मैं सेम मैनर में नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, कुछ ना कुछ टेक्निक अलग हो जाएगा, कोई वर्ड अलग यूज करूंगा, बट चीजें तो अलग होगी। बट वहीं पे अगर रिकॉर्डिंग करके मशीन से अगर वही प्ले करते रहो तो 1000 बार प्ले कर लोगे, आंसर वही सेम आएगा। दिस हैपेंस, ठीक है, विद द मशीन थिंग एंड हैंडमेड थिंग। New patterns of demand owing to impact of British culture, a new class emerged in India which were keen to adopt the western lifestyle। हम लोग यहाँ से चेंज होने लगे, हम लोग को, ठीक है, धोती कुर्ता पसंद नहीं आता था फिर, ठीक है, बोले बार बार धोती कुर्ता कौन पहनेगा, हम लोग क्या पहनना चालू करें, पैंट्स, शर्ट्स, ठीक है, हम लोग ये सब डेनिम्स वगैरह पसंद आने लगे। धीरे धीरे करते 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 हम लोग कैसे हो गए, ब्रिटिशर्स जैसे। और हम लोग के सिर्फ इंडियन कपड़ों में क्या रह गया, इंडियन अटायर हम लोग का सिर्फ कब काम आता है, जब हम लोग को किसी फंक्शन में काम आता है, फेस्टिवल्स में जाना होता है, बस। अब बाकी सब क्या है, और डेफिनेटली अब तो कोई पहन भी नहीं सकता, ठीक है, बहुत सारी इनकन्वीनियंसीज रहती है उसके अंदर, ठीक है, तो धोती कुर्ता पहन के कोई जा नहीं सकता, धोती कुर्ता है, पहन रखा है, गर्मी है, बाइक पे बैठे हो मामले का बाइक भी नहीं होती थी, तो पहले तो बाइक भी नहीं होती थी, ठीक है। मैं तो अभी की बात बता रहा हूँ कि अभी तो जरूरी है पैंट और डेनिम पहनना, ठीक है, अभी के टाइम पे, ठीक है, धोती कुर्ता है, बस खत्म। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ये ऑलरेडी बता दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, रेलवेज क्या करती है, इन्होंने बना दिया। और रेलवे से इन्होंने क्या किया, पहले तो ये लोग क्या थे, पहले तो ये लोग पोर्ट्स वाले सिटीज पे जल्दी कैप्चर करते थे, उसके बाद रेलवेज बना के पूरे इंडिया को कैप्चर करना चालू कर दिया, ठीक है, यहाँ से कन्याकुमारी से, ठीक है, अपने यहाँ तक की रेलवेज बना दी इन्होंने, पूरे इंडिया को कवर कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर तक के लिए। जैसे ही पूरे इंडिया कवर हुआ, बस अब बर्बाद करना चालू, क्या करना चालू, बर्बाद करना चालू। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, एक टाइम तो अफगानिस्तान में इंडिया का पार्ट था, फिर वो धीरे धीरे इंडिया की बाउंड्री श्रिंक होने लगी, ठीक है। ब्लीक एंड नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में बिल्कुल भी नहीं थी, तो क्या बोलते हैं, अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्रीज सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, बहुत ही कम थी। इट वाज ओनली इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री शोज इट्स इमर्जेंस। मतलब सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के आसपास लिए, उसके एंड में हम लोग जाके इंडस्ट्रीज बनाने लगे, पता है, टाटा, बिरला, ये लोग धीरे धीरे इमर्ज होने लगे। 3 ऑब्जर्वेशंस जो हम लोग के सामने आई है टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने बनाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाटास, बिरलास,
These included iron and steel. Tata Iron and Steel Company was founded in 1907. Sugar, cement, paper industries were established in the wake of worldwide scarcity of industrial goods because of World War 1 and 2. मैंने आपको बताया था, और ये World War 1 and 2 ही है, थैंक्स पूरे से आज इंडिया आजाद है, नहीं तो शायद आज भी हम लोग की या तो कंडीशन वैसी ही होती, या फिर हम लोग के वो ब्राउन और ठीक है व्हाइट का, यहाँ पे हम लोग वही लड़ाई कर रहे होते हैं, ब्राउन और व्हाइट को लेके, जो अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट को लेके हुई है। तो हम लोग भी ब्राउन, ना हम लोग ब्लैक है ना हम लोग व्हाइट है, हम लोग क्या है, हम लोग ब्राउन में, यही हो रहा है हमारे साथ। ब्राउन ये पागल हो गए। आगे लिखा है दीज स्टेट पार्टिसिपेशन the state participation in the process of modern industries was very limited, मतलब सरकार का जो पार्टिसिपेशन था पहले बहुत ज्यादा कम था, धीरे धीरे उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर लिया और अब जाके उन्होंने पार्टिसिपेशन वापस रिड्यूस कर लिया। It confined only to areas जहां पे उनको ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को एनलार्ज करना था, गवर्नमेंट से वहीं पे ध्यान देती थी ब्रिटिश की। These areas included railways, power generation, development of ports and means of communication, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। There were no capital good industry, यहाँ पे कोई capital good की इंडस्ट्री नहीं थी, कोई मशीन, कुछ nothing मतलब nothing। And industrial plants which were used to further industrialization सब मंगवाओ बाहर से आप, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। Foreign trade under the British rule, ऑलरेडी समझाया था फॉरेन ट्रेड के बारे में मैंने आपको, क्या हुआ था फॉरेन ट्रेड का, खत्म, कैसे एक्सपोर्ट होता था पॉकेट में रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स पॉकेट में। तो इंडिया हैड एक्वायर्ड, ठीक है, एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स में हम लोग बहुत फेमस थे। The British rule in India brought an end to it. India was well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, iron goods, ivory work, precious stones. State of India's foreign trade at the time of independence can be described in terms of the following observation: net exporter of primary products and importer of finished goods. देख रहे हो क्या, हम लोग क्या है, एक्सपोर्टर है प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंपोर्टर है फिनिश गुड्स। ऑन द अदर हैंड इट बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, बताया था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में मोनोपोली किसकी थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। देखना जरा, मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। सोचो 50% से ज्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड कहां जाता था, ब्रिटेन में। While exports of primary products from India supplied inputs to the Britain industry, import of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry. तो यहाँ से सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल गया, ब्रिटेन रॉ मटेरियल से क्या करता था बेटा, ब्रिटेन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता था और अल्टीमेटली सप्लाई क्या कर देता था, इंडिया को कर देता था। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट्स टू ब्रिटिश, ये क्या बोलते हैं, ट्रेड तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, सरप्लस हो रहा था, हम लोग खूब बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खूब बेच रहे थे, बट बेच क्या रहे थे ज्यादा, रॉ मटेरियल। तो सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड आवर इंपोर्ट। सोचो ये आज भी नहीं कर पा रही सरकार, आज भी हम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इंपोर्ट्स। आप सोचो, इमेजिन करो सिचुएशन, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, आप क्या करें, it implied a surplus or balance of trade, but note these points carefully. The surplus was owing largely to the export of primary products. surplus क्यों मिल रहा था, क्योंकि हम लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। The trade surplus was not used for growth and development, ठीक है, बल्कि ये तो क्या किस में आता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, उनके डिफेंस के एक्सपेंसेस को, उसको मीट आउट करने के लिए यूज होता था। मतलब इंडिया जो कमाता था वो भी हम लोग का अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के ऊपर ही खर्च हो जाता था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जीडीपी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, सब लोग बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब क्या सीन था, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब सोचो से 32 साल रह गई थी, मतलब इंसान, ठीक है, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कुछ काम करने लगा, मर गया। दैट वाज द लाइफस्टाइल। लिटरेसी रेट बिल्कुल कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल कम थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिर हम लोगों ने क्या किया, ट्रांजिशन लिया। ट्रांजिशन मतलब कन्वर्ट हुए, धीरे धीरे चीजों को सुधारना चालू किया। Following are some notable points regarding demographic transition in India. In the history of demographic transition, 1921 regarded as year of great divide. 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है, याद रखना ये, क्योंकि ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा साल है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखना 1921।
प्रायर टू 1921 इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी क्या नहीं थी, ठीक है, सेट नहीं हुई थी, हमेशा फ्लक्चुएट होती थी, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। मगर 1921 के बाद में इंडिया ने पॉपुलेशन में से ग्रोथ दिखाई है ऐसी ग्रोथ दिखाई है कि आज तक वो ग्रोथ रुकी नहीं है। A consistent rising population on the eve of independence led to excessive burden on maintenance and investment. इससे क्या हुआ, मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, which a country has to incur for the maintenance of existing population, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था। While the maintenance investment is high, growth oriented क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप सारा पैसा सिर्फ खर्चे में यूज कर लोगे तो ग्रोथ कैसे दिखाओगे। Occupational structure on the eve of independence, eve of independence में majority of population किसमें थी, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री तो था ही नहीं और अनबैलेंस ग्रोथ थी हमारे यहाँ पे। सो इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ 9% ठीक है लोग इस पे काम कर रहे थे। दिस शोज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब आप सोचो 72% कहां पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में से 2%, जापान में से 12%, जर्मनी में से 4% लोग काम करते हैं वहां पे एग्रीकल्चर पे, और हमारे यहाँ पे आज भी 50% लोग। दूसरा बोलते हैं अनबैलेंस ग्रोथ, वो इंडस्ट्री सिर्फ 9% लोग काम कर रहे हैं, जहां पे वहां के लोग 50% काम कर रहे हैं। तीसरा बोलता है कि अनबैलेंस ग्रोथ, तो ग्रोथ तो अनबैलेंस ही है, जहां से नहीं आनी चाहिए वहां से आ रही है, जहां से आनी चाहिए वहां से नहीं आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पता है कितनी बुरी कंडीशन थी, मैंने आपको समझाया था पहले। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था खुद के बेनिफिट के लिए। रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रोड्स, सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। Were there any positive impact of the British rule in India? That's a question. बताओ, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक दो चीजें और है, जैसे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने हमें बिजनेस करना सिखाया, कमर्शियलाइज करना सिखाया। हाँ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वही तो हो गया, ठीक है, और कोई बेनिफिट थोड़ी था, नहीं। Certainly not. If the impact of British rule is studied with reference to motive of the British government, तो definitely वो clear और focus थे कि इंडिया को बर्बाद करना है। It was colonial exploitation of Indian economy. However, the means to achieve the end yielded some positive results. तो ये बोलता है कि means थोड़ा सा हम लोग के लिए सुधर गया, जैसे कि commercial outlook of the farmer का outlook बदल गया, new opportunities of employment, railways, roadways, और इससे एक जगह से दूसरे के हम लोग जा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ, ठीक है, फेमाइंस, आपको पता है फेमाइंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होती थी, ठीक है, उस टाइम पे भुखमरी और ये सब और बीमारियां बंद हो गई। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया, और लास्ट आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन करना हमें ब्रिटिशर्स ने तो सिखाया, ब्रिटिशर्स ने तो बताया कि आप पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। ब्रिटिशर्स को लगता था, पहले हम लोग को लगता था कि एक राजा इतने एरिया को ही कंट्रोल कर पाएगा, हम लोग को पता ही नहीं था कि राजा कितने बड़े एरिया को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, बोले नहीं, राजा नहीं, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन करना उन्होंने सिखाया हमें। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ब्रिटिशर्स के, बट डेफिनेटली पॉजिटिव 5%, नेगेटिव 95%। ये तो हम वैसे भी सीख जाते हैं, आज नहीं तो कल तो सीख ही जाते हैं सब। बोलो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है क्या, बताइए। नहीं है?